नमस्कार दोस्तों, आपका आरआरपी सॉल्यूशन स्वागत करता हूं। मॉर्गन हाउसल की एक किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी एक बेहतरीन किताब है। दोस्तों, इस किताब में यह बताया गया है कि पैसा कमाने के लिए आपका बहुत स्मार्टफोन जरूरी नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपका अपना व्यवहार ही ज़्यादातर जिम्मेदार होता है। हालांकि हमें अक्सर सिखाया जाता है कि पैसा कमाने के बहुत से रूल्स होते हैं, लेकिन असल ज़िंदगी में पैसा रूल से नहीं बल्कि इमोशन से कमाए जाते हैं। इस बुक के ऑथर मॉर्गन हाउसल ने 19 शॉर्ट स्टोरीज के जरिए यहाँ हमें कन्वेंस करने की कोशिश की है कि पैसा कमाने के लिए टेक्निकल स्किल के मुकाबले हमें हमारी सॉफ्ट स्किल ज़्यादा मददगार साबित होती है। सॉफ्ट स्किल को ही द साइकोलॉजी ऑफ मनी कहते हैं। इन शॉर्ट स्टोरी के जरिए हमें वह तमाम सुझाव दिए गए हैं जिन्हें सीखकर हमें अपने पैसे को सही इस्तेमाल कर सकते और अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को लगातार बेहतर बना सकते हैं। चैप्टर नंबर 1, नो वंस क्रेजी। हर व्यक्ति जिंदगी में सोचता है कि वह क्रेजी नहीं और वह मनी के बारे में सब कुछ जानता है। इसलिए कुछ लोग शेयर में पैसे लगाते हैं तो कोई पीएफ में, कुछ लोग पैसा कमाने के लिए जॉब की खोज में निकलते हैं तो कुछ लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। इसका मतलब है कि हर किसी के पैसे के बारे में सोच अलग है, लेकिन हर कोई खुद को समझदार समझता है। इसलिए ऑथर ने कहा है कि अपनी इन्वेस्ट को समझें और उन लोगों को देखें जिन्होंने जिंदगी में गरीब होने के बावजूद पैसे बनाए हैं, और देखें आखिर उन्होंने क्या किया और उनसे सीखें। चैप्टर नंबर 2, लक एंड रिस्क। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ लोग पैसे के मामले में लकी होते हैं। ऐसे कुछ लोग पैदा ही अमीर घर में होते हैं। अगर आप बिल गेट्स के घर में पैदा होते तो आप अपने आप ही अमीर होते हैं। लेकिन दोस्तों, लक के साथ बुरी बात यह है कि इसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता और हम अमीर बनने के लिए लक के सहारे नहीं बैठ सकते। दूसरा तरीका होता है कि रिस्क लेने का। बहुत से लोग कंफर्ट जोन में रहते हैं और 9 से 5 वाली जॉब करते रहते हैं। भाई, कुछ लोग अपना बिजनेस लगाकर अपने बॉस खुद बन जाते हैं, लेकिन बहुत से बिजनेस डूब जाते हैं। इसलिए रिस्क न लें, बहुत सोच विचार करके और प्लानिंग के साथ कैलकुलेटेड रिस्क लें। चैप्टर्स नंबर 3, नेवर इनफ। ऐसा लोगों का दिमाग खराब कर सकता है। बहुत से अमीर लोगों का उनका पैसा कभी इनफ नहीं लगता है। महंगी गाड़ियाँ और बंगले आदि होने के बाद भी चाहते हैं कि उनका आइसलैंड भी हो। अपने लालच में वे ऐसे काम कर जाते हैं कि पूरी तरह से बदनाम हो जाते हैं। इसलिए आदमी को एक गोल बनाना चाहिए कि मैं लाइफ में इतना पैसा कमाऊंगा, मोरल प्रिंसिपल के साथ रहूंगा और चैरिटी करूंगा। इस तरह से उनका पैसा अपने आप ही बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि उनकी गुडविल से पैसा और बढ़ता जाएगा। चैप्टर नंबर 4, कंपाउंडिंग। सभी को कंपाउंडिंग के बारे में पता होता है। ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट की सिंपल इंटरेस्ट ही मिलता है। वॉरेन बफेट इसी सिद्धांत से इतने अमीर बने थे कि संपत्ति 5 से 10 नहीं पूरे 75 साल में इतनी हुई है। वे उसे बार बार इन्वेस्ट कर देते थे और ऐसे शेयर चुनते थे जो कई गुना मुनाफा देते हों। इसके अलावा उन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट वाली इन्वेस्टमेंट में ही अपना पैसा लगाया था। चैप्टर नंबर 5, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। बहुत से लोग बहुत सा पैसा कमाने के बाद उसे खो भी देते हैं। ऐसा बहुत से खिलाड़ियों और फिल्मी सितारों के साथ हुआ है, क्योंकि उन्हें इन्वेस्टमेंट की समझ नहीं थी। ना तो उन्होंने एफडी करवाई, ना पीपीएफ में लगाया, ना ही रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया। उन्हें लगा उनका पैसा कभी एंड नहीं होगा। इसलिए पैसे की समझ विकसित करना बहुत जरूरी है। चैप्टर नंबर 6, टेल्स यू विन। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का आपके रिटर्न्स पर बहुत प्रभाव पड़ता है, लेकिन यह जानना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है कि कौन सा इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए सबसे अच्छा रिटर्न देगा। कोई भी इंसान हमेशा सही डिसीजन नहीं ले सकता, और एक अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए आपको 10 में से सिर्फ 6 बार सही होने की आवश्यकता है। जब आप इस बात को मान लेते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अमीर बनने के लिए हमें हमेशा सही होना जरूरी नहीं है, तब आप लाइफ में बहुत बार फेल होने के बाद भी जीत सकते हैं। चैप्टर नंबर 7, फ्रीडम। दोस्तों, वेल्थ की सबसे अच्छी फॉर्म वो है जिसमें आप जो करना चाहें वो कर सकें। गस कैम्पबेल यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में एक साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने यह जानने के लिए एक रिसर्च किया वो कौन सी चीज़ें हैं जो लोगों को असली खुशी देती हैं। उन्होंने अपनी रिसर्च में पाया कि यूँ तो हर कोई अलग अलग चीज़ें चाहता है, लेकिन एक चीज़ सब में कॉमन थी, और वो है अपनी लाइफ के ऊपर आपका पूरा कंट्रोल होना। खुश रहने के लिए आपको आपकी लाइफ के ऊपर पूरा कंट्रोल होना चाहिए। अच्छी सैलरी, बड़ा घर और प्रेस्टीज जॉब से भी इम्पोर्टेंट है। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट कार्ल फिल्मर ने हजारों बुजुर्गों इंटरव्यू लिया और उनसे पूछा कि अपनी पूरी लाइफ में कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट लेसन। उनमें से लगभग सभी ने हार्ड वर्क करने और ज़्यादा में पैसे कमाने पर ज़्यादा जोर नहीं दिया। अपने अच्छे फ्रेंड्स बनाने और अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताने की बात कही। चैप्टर नंबर 9, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। अमीरी वो है जो नज़र आती है, जैसे महंगी गाड़ियाँ, बंगले, ब्रांडेड कपड़े, लेकिन वेल्थ नज़र नहीं आती, जैसे इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी, बिजनेस आदि। अगर आपके दोस्त ने जिसकी इनकम आपकी जितनी है 10 लाख की कार ली तो देखने से भाई अमीर लगेगा, लेकिन उसके पास अब आपकी तुलना में 10 लाख कम होंगे। इसलिए वेल्दी बनने की कोशिश करें, अमीर दिखने की नहीं। चैप्टर नंबर 8, मैन इन द कार पैराडॉक्स। जब आप किसी को अच्छे से कार चलाते हुए देखते हैं तो आपके माइंड में यह बात नहीं आती कि वाह इस गाड़ी का ओनर कितना कूल है, बल्कि आपके माइंड में सबसे पहले यह बात आती है खास यह गाड़ी मेरे पास होती तो लोग मुझे कितना कूल समझते। आपको लगता है कि आपके पास अच्छी और महंगी चीज़ होगी तो लोग आपकी तारीफ करेंगे, बल्कि जब आप दूसरों की जगह पर खुद को रख कर देखेंगे तो आप खुद ऑनर की तारीफ नहीं करेंगे। हम सभी इंसानों की सोच ऐसी होती है, अगर हम अमीर होंगे तो लोग हमारी तारीफ करेंगे और हमें ज़्यादा पसंद करेंगे।
लेकिन सच ये कि दूसरे लोग आपको आपकी अमीरी के बेसिस पर आपको पसंद नहीं करते, बल्कि आपकी अमीरी को एक बेंचमार्क बनाकर खुद को यह सोचते हैं कि वो भी आपके जैसे अमीर होते हैं, तो लोग भी उनकी तारीफ करते हैं और उन्हें ज़्यादा पसंद करते हैं। विनम्रता और काइंडनेस और एम्पैथी यह ऐसी चीज़ें हैं जो वेल्थ के मुकाबले लोगों की नज़रों में आपको ज़्यादा पसंदीदा और ज़्यादा रिस्पेक्टेड बनाती है। चैप्टर नंबर 10, सेव मनी। आपके खर्च करने के बाद बचे हुए पैसे को जमा करना ही वेल्थ कहलाता है। दरअसल वेल्थ को जमा करने के लिए आपको एक हाई इनकम जरूरत नहीं होती, बल्कि इसके लिए आपकी हाई सेविंग जरूरत होती है। आपकी वेल्थ की वैल्यू आपकी इच्छा और ज़रूरत के ऊपर डिपेंड करती है। आपकी सेविंग आपकी ईगो और आपकी इनकम के बीच का एक गैप होती है। आपकी सेविंग को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका आपकी इनकम को बढ़ाना नहीं होता, बल्कि आपकी ह्यूमिलिटी को बढ़ाना होता है। ऑथर कहते हैं कि बचत करने के मामले में 3 तरह के लोग पाए जाते हैं। पहले वो जो यह सोचते हैं कि उन्हें बचत करने की जरूरत नहीं है। दूसरे वो जो यह सोचते हैं कि वे बचत नहीं कर सकते। तीसरे वो जो बचत करते हैं और टाइम के साथ साथ बहुत अमीर बन जाते हैं। उनका बुढ़ापा आराम से कटता है। लेकिन पहली और दूसरी तरह के लोग अपनी बाकी उम्र तंगहाली की ज़िंदगी गुजारते हैं और दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। वे स्वभाव से बहुत कड़वे भी हो जाते हैं। इसलिए आप इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए आज से ही बचत करना सीखिए और बचे हुए पैसे को इन्वेस्ट कीजिए। चैप्टर नंबर 11, रीजनेबल और रेशनल। इस चैप्टर में बताया गया है कि आप एक रॉबोट नहीं बल्कि एक इंसान है, इसलिए आपसे गलती होना आम बात है। आप पूरी तरह से रेशनल होकर अपने फाइनेंशियल डिसीजन नहीं ले सकते। रेशनल का मतलब डिसीजन लेने के लिए इमोशनल होने की जगह लॉजिकल थॉट्स का इस्तेमाल करना होता है। आपको रेशनल से ज़्यादा रीजनल होने पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि यह ज़्यादा रियलिस्टिक है और लॉन्ग टर्म में आपके अमीर बनने के चांस को बढ़ाता है। चैप्टर नंबर 12, सरप्राइज। ऑथर कहते हैं कि आपको लाइफ में हमेशा सरप्राइज के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि पैसे को लेकर आपको कभी भी सरप्राइज मिल सकता है। बहुत से लोग कोरोना वायरस की महामारी के आने से पहले शेयर मार्केट में बहुत अच्छा पैसा कमा रहे थे, लेकिन अचानक से इसकी वजह से सारा मार्केट गिर गया और बहुत से लोगों को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन बाद में फिर से मार्केट ऊपर चल गया था। इसी तरह से भले ही आप किसी कंपनी को बहुत अच्छा समझते हो, लेकिन अगर उसमें कोई घोटाला हो जाए तो वह डूब जाती है और इसके साथ आपका पैसा भी डूब सकता है। आप इस तरह की चीज़ों के लिए हमेशा चौकन्ने रहिए। चैप्टर नंबर 13, यू चेन। आप आसानी से अपने फ्यूचर गोल को इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन एक रिसर्च के मुताबिक इस बात का पता चला है कि लोग इस बात से तो अवेयर रहते हैं कि पास्ट से लेकर अब तक वह कितना बदल चुके हैं, जबकि वह इस बात को अंडर एस्टिमेट करते हैं कि फ्यूचर में वह कितना बदल जाएंगे। अगर आप भी यह पता लगाना चाहते हैं कि आप फ्यूचर में कितना बदल जाएंगे, तो आप इन 2 बातों का ध्यान रखिए। पहला यह है कि आप कभी भी लो इनकम के साथ खुश रहने की प्लानिंग मत कीजिए और ना ही घंटों तक लगातार काम करने की प्लानिंग कीजिए। दूसरा यह है कि आप इस बात को एक्सेप्ट करें कि आप कभी भी अपना माइंड चेंज कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 14, नथिंग्स फ्री में कुछ भी नहीं आता। अगर आपको कुछ बड़ा करना है और आपके पास पैसे नहीं है, तो आपके लिए बेहतर यही होगा कि पहले कुछ साल जॉब कर लीजिए। बहुत सुपरस्टार भी कभी छोटी मोटी जॉब करते थे, उस पैसे से उन्होंने सही ट्रेनिंग ली और पोर्टफोलियो वगैरह बनाया। इसी तरह से बिजनेस के लिए पैसा चाहिए होता है। आप स्टार्टिंग छोटी रकम से भी ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर जिससे बाद में स्केल अप किया जा सकता है। चैप्टर नंबर 16, यू एंड मी। ऑथर कहते हैं कि हम लोग आमतौर पर दूसरों को देखकर ही अपने बहुत सारे डिसीजन लेते हैं, जिनमें फाइनेंशियल डिसीजन भी शामिल होते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यही है कि हर कोई अपना एक अलग गेम खेल रहे हैं, इसलिए आप अपने से अलग गेम खेल रहे हैं। किसी भी शख्स को कभी भी खुद से कंपेयर ना करें, क्योंकि हर इन्वेस्टर का गोल और इन्वेस्टिंग पीरियड अलग होता है। इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग करते समय आंख बंद करके दूसरों की नकल ना, क्योंकि आपको यह नहीं पता होता कि आपके सामने वाला शख्स किस चीज़ में और कितने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। पैसा कभी भी अकेले नहीं कमाया जाता, आपको हमेशा दूसरों की हेल्प करनी पड़ती है। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं, यानी अगर आप एक शांत और शर्मीले स्वभाव के शख्स तो भी आपको दूसरों से डील करना सीखना होगा। जितना आप मी यानी इंपॉर्टेंस देते हैं, उतना ही दूसरों शख्स यानी यू को भी दी। आपको हमेशा दूसरे लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। चैप्टर नंबर 17, वैन यू बिलीव एनीथिंग। हमारी कॉग्निशन यानी समझने की शक्ति हमेशा इधर हो। जैसे बहुत से लोग जो न्यूज़ में सुनते हैं उसे सच्ची मान लेते हैं, जबकि उसमें ज़्यादातर चीज़ें मैनिपुलेट की गई होती हैं। ऐसे ही न्यूज़पेपर में कई बार कंपनीज गलत लिख भी पब्लिश करवा देती है कि लोग उनकी शेयर खरीद सकें, बाद में वो डूब जाते हैं। इसलिए हर चीज़ पर आँख बंद कर विश्वास न करें। खुद कंपनी बैलेंस शीट आदि डॉक्यूमेंट्स एनालिसिस करें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक की समरी पसंद आई होगी, तो लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी इमेजिंग बुक की समरी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।